हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीबा अग्रवाल। आज मैं क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का पार्ट 2 कर रही हूँ। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया है कि हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स कौन से हैं, जैसे कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। हिस्ट्री के बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, मतलब सोर्सेज क्या हैं इस इन्फॉर्मेशन के, और हमने इस सोर्सेज के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी सोर्स होता है और सेकेंडरी सोर्स होता है। इसके बाद हमने देखा था कि मॉडर्न एज की क्या फीचर्स होते हैं। मेन हम इंडिया को कॉन्सेंट्रेट करें उसको, इसके पहले हमने मॉडर्न यूरोप के बारे में जाना कि किस तरह से यूरोप मॉडर्न हुआ, मॉडर्न व्यूज़ उसमें आए। रिनाइसेंस क्या होता है, किस तरह से रिनाइसेंस फैला, स्प्रेड ऑफ रिनाइसेंस क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे रिनाइसेंस के, जिसमें हमने स्पेसिफिकली ह्यूमैनिज्म, रैशनलिज्म, साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि इम्पैक्ट क्या हुआ रिनाइसेंस का, जिसमें हमने कौन कौन सी पेंटिंग्स उस टाइम पे डेवलप हुई थी, कौन कौन सी पेंटर्स थे जिन्होंने एक बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई थी, उनके बारे में देखा था। तो यहाँ तक हम इसको कवर कर चुके थे। आज इस टॉपिक का पार्ट 2 है और इसमें मैं इसको फर्दर इलैबोरेट करने वाली हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्दर, और स्टार्ट करते हैं टॉपिक लिटरेचर से। ठीक है ना, कि इस टाइम पर आपका कौन कौन सा लिटरेचर लिखा गया और किस तरीके से ये लिटरेचर के द्वारा नॉलेज उस टाइम पे समाज में स्प्रेड हुई। ठीक है, लिटरेचर। A number of changes were seen in the way people engage with literature during Renaissance. Renaissance period में लोग लिटरेचर से किस तरह से जुड़े, ये देखने को मिला। Since people were eager to gain knowledge, there was a steady demand of books. Actually क्या होता है, लोग जागरूक हो चुके थे और हर कोई नॉलेज की तलाश में था। वो अंधविश्वास से ऊपर उठ चुका था। ठीक है, अब साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग में लोग सोचना शुरू कर दिए थे। तो लोग बुक्स पढ़ना चाहते थे, किताबें पढ़ना चाहते थे। इसकी वजह से इस जमाने में बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए। ठीक है, उसी टाइम पे कोइंसिडेंस ये रहा कि प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्वेंशन हो गया। और इस प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किन्होंने किया, जॉन गुटेनबर्ग ने। और जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो सबसे अच्छी बात क्या हुई कि आप मतलब बहुत सारी बुक्स की कॉपीज़ बहुत जल्दी से अवेलेबल हो गई। क्योंकि पहले एंशिएंट ज़माने में तो जो बुक्स होती थी उनको हैंड रिटन किया जाता था और फिर उनकी कॉपी बनाई जाती थी, जो कि बहुत टाइम टेकन था और इतने ज़्यादा कॉपीज़ क्रिएट नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, बुक्स को प्रिंट करना बहुत आसान हो गया और चंद ही मिनटों में या एक ही दिन में कई हज़ारों कॉपीज़ एक बुक की प्रिंट हो जाती थी और इनका सर्कुलेशन बढ़ गया, जिससे लोगों में लिटरेचर पढ़ने की भी ख्वाहिश बढ़ गई। राइट, ever since the ancient period, books were written by hand and copied. This meant only a limited number of copies were in circulation. With the advent of printing press, more number of books could be printed and made available to a large number of people. तो जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो गई तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हो गई, प्रिंट हुई और काफ़ी लोगों को ये अवेलेबल होना शुरू हो गई और लोगों ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस इमर्ज ड्यूरिंग द रिनाइसेंस। नई नई भाषाएं उस वक्त शुरुआत हुई थी, नई नई भाषाओं का शुरुआत हुआ उस टाइम पे, रिनाइसेंस के टाइम पे। कौन कौन सी भाषाएं जो उस टाइम पे डेवलप हुई, वो थी स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश एंड इटालियन। ठीक है ना, तो नई नई भाषाओं में भी लोग पढ़ने लगे और नई नई भाषा डेवलप हुई, जैसे थी स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश एंड इटालियन वर द लैंग्वेज दीज बुक्स वर रिटन इन। तो जो किताबें उस वक्त छप रही थी वो जर्मन भाषा में, स्पेनिश में, फ्रेंच में, इंग्लिश और इटालियन भाषा में वो बुक्स कर रही थी और जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल था उस लैंग्वेज में उस बुक्स को रीड कर रहा था। हिस्ट्री एंड लिटरेचर गेन ग्रेटर इंपॉर्टेंस दैन एवर बिफोर। और पहले से कहीं ज़्यादा हिस्ट्री और लिटरेचर के बारे में लोग बाग इंटरेस्टेड हुए और इनको पढ़ने में इनको मज़ा आया। ठीक है, आज भी देखते हैं कि आज के स्टूडेंट्स भी साइंस से ज़्यादा हिस्ट्री और लिटरेचर में इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा है। तो उस टाइम पर भी ऐसे ही हो रहा था, लोग बाग हिस्ट्री और लिटरेचर को बहुत पढ़ रहे थे, इसलिए हिस्ट्री और लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स उस वक्त प्रिंट हो रही थी और अलग अलग भाषाओं में प्रिंट हो रही थी, ताकि अलग अलग लोगों तक की बुक्स पहुंच सके और वो पढ़कर नॉलेज गेन कर सकें। इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ दिस एज वर पेट्रार्च, रेज़मस, मैकियावेली, शेक्सपियर एंड फ्रांसिस बेकन। ये मेन जो राइटर्स थे उस वक्त जो कि बुक्स लिख रहे थे और काफ़ी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। राइट, ये कुछ पिक्चर्स दी हैं रेज़मस की, फ्रांसिस बेकन की। Did you know Dante's The Divine Comedy was the first work in modern European language? It was written in Tuscan. एक कॉमेडी है जिसका नाम है डांटेस। ये एक डिवाइन कॉमेडी है और ये पहला मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज में ये वर्क है, मतलब पहली बार इसको मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा था। वो भाषा थी टस्कन। ये टस्कन आज के डे में इटालियन कहलाती है। तो जो टस्कन भाषा से ही इटालियन लैंग्वेज डेवलप हुई है
और जो प्ले था, एक जो बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी प्ले था डांटेस, वो लिखा गया था टस्कन भाषा में। ठीक है, तो इस तरीके से नई लैंग्वेज भी डेवलप हुई उस टाइम पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, तो लिटरेचर तो डेवलप हुआ ही, आपने देखा था पेंटिंग्स भी डेवलप क्रिएट हुई थी, बहुत सारे अच्छे पेंटर्स थे जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी, लिटरेचर लिखा गया था। साथ साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में भी नए नए डिस्कवरीज हुई। क्या थी वो? मैनी डिस्कवरीज वर मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट, कोपरनिकस, ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर who proved that the earth rotated on its axis and revolved round the sun। सबसे पहले कॉपरनिकस जो एक एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने ये बताया था कि जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, अपनी धुरी पे घूमती है, और साथ साथ में इस सन के चारों तरफ भी परिक्रमा लगाती है, यानी कि रिवॉल्व करती है। कॉपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया था कि अर्थ अपनी एक्सिस में भी रोटेट करती है और साथ साथ ये सन के भी चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, यानी कि रिवॉल्व करती है। This was against the belief of the Roman Catholic Church that the earth was the center of universe and all other planets and sun revolved around the earth। Actually ये ना जो उस वक्त पे जो रोमन कैथलिक जो बिलीफ था, रोमन कैथलिक चर्च ये मानते थे कि अर्थ सेंटर पे है और अर्थ के चारों तरफ सन और बाकी प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। लेकिन कॉपरनिकस ने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थ के चारों तरफ सन चक्कर नहीं लगाता है, जबकि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इसने जो रोमन कैथलिक चर्च था उसके अगेंस्ट ये अपनी बात रखी थी, जिसकी वजह से कॉपरनिकस को काफ़ी कंडेम किया गया था। कॉपरनिकस वॉज कंडेम्ड बाय द चर्च फॉर दिस डिस्कवरी। तो इस डिस्कवरी के लिए कॉपरनिकस को चर्च के द्वारा कंडेम किया गया था कि आप चर्च की उसके अगेंस्ट कैसे जा रहे हो। लेकिन आगे चल के कॉपरनिकस की जो थ्योरी थी वो सही प्रूव हुई, और गैलीली ने जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया तो इन्होंने भी मोहर लगा दी कि हाँ, कॉपरनिकस सही कह रहे थे, अर्थ सन की चारों तरफ नहीं घूमती है, जबकि सन अर्थ की चारों तरफ नहीं घूमता है, जब बजाय इसके कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। सन सेंटर में रहता है और चारों तरफ क्या घूमती है? अर्थ घूमती है ना। तो ये फिर गैलीली ने भी ये बात कंफर्म कर दी जब उन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। उसके पहले रोमन कैथलिक चर्च बिलीव करते थे कि अर्थ सेंटर पर है और उसके चारों तरफ सन और बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये बात गलत है, सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ अर्थ और बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कवरी जो साइंस में हुई वो क्या थी? विलियम हार्वी ही डिस्कवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, है ना। हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जो मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो कि ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? विलियम हार्वी ने। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट करता है हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट थे केपलर। ही वॉज अ जर्मन हु प्रूव दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। केपलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने प्रूव किया था जिस तरीके से अर्थ सन के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, उसी तरीके से बाकी जो प्लैनेट्स हैं, बाकी जो ग्रह हैं, वो भी सन के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, यानी कि वो सारे भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे उस जमाने के, वो थे आइजैक न्यूटन। कंटिन्यूड केपलर्स वर्क। इसी केपलर के काम को आइजैक न्यूटन ने कंटिन्यू किया और इन्होंने प्रूव किया दैट ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज मूव्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इन्होंने बोला कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं ब्रह्मांड में, जितनी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से मूव करती हैं। ठीक है, फिर इसको डिटेल में तो आप लोग साइंस की बुक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि इस टाइम पर कौन कौन से साइंटिफिक इन्वेंशंस और थ्योरीज आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सम इन्वेंशंस ऑफ द 17th सेंचुरी वर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, थर्मोमीटर एंड द मैरिनर्स कंपास। तो ये सारे इन्वेंशन भी इसी टाइम पे हुए थे कि उसी टाइम पे डेवलप हुआ था माइक्रोस्कोप, जिससे हम लोग सेल की स्टडी वगैरह कर पाए थे और जितने भी माइन्यूट चीज़ें उसके बारे में पढ़ पाए थे। टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमर्स को काफ़ी हेल्प मिली थी। थर्मामीटर मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था और मैरिनर्स कैंपस से सेलर्स को काफ़ी हेल्प मिली थी। तो ये सारी डिस्कवरीज भी इसी टाइम पे हुई थी। अच्छा, इसी टाइम पे बहुत सारे वॉयजेस हुए थे, लोग बस सफ़र में निकले थे और नए नए जगह डिस्कवर हुई थी, है ना। आपको पता है कि अमेरिका को डिस्कवर किया गया था, तो अलग अलग चीज़ों को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी।
Earlier, Arab traders used to form the link between the East and Europe in the West. पहले ज़माने में क्या होता था, अरब ट्रेडर्स जो थे वो ईस्ट और यूरोप के बीच में लिंक थे. वेस्ट में जो यूरोप पाया जाता है और ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, तो ईस्ट और वेस्ट की कंट्रीज़ के बीच का जो लिंक था वो क्या था, अरब ट्रेडर्स. अरब ट्रेडर्स मतलब जो ईस्ट वाले थे वो अपना सामान अरब ट्रेडर्स को बेचते थे, फिर अरब ट्रेडर्स उसमें अच्छा खासा मार्जिन लगा के यूरोपियंस को वो सामान बेचते थे. तो मतलब जितने भी ईस्ट कंट्रीज़ थे उनको अपना कोई भी सामान बेचना होता था तो वो वाया अरब ट्रेडर्स ही बेच सकते थे. उसी तरीके से अगर यूरोपियंस को अपना कोई सामान बेचना होता था ईस्टर्न कंट्रीज़ को, तो भी उनको अरब ट्रेडर्स की सहायता लेनी पड़ती थी. क्यों, ठीक है ना. अरब्स ट्रेडेड इन द आइटम्स सच एज स्पाइसेस, टी, टेक्सटाइल्स, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, सॉल्ट पेटर एंड लग्जरी आइटम्स विच वर इन ह्यूज डिमांड इन द वेस्ट. ये अरब ट्रेडर्स स्पेशली इन आइटम्स में ट्रेड करते थे क्योंकि इन आइटम्स की बहुत डिमांड थी वेस्ट में, और ये सारे आइटम्स ईस्ट कंट्रीज़ में मिलती, जैसे इंडिया, जापान और इस तरफ की जो कंट्रीज़ थी ना, चाइना वगैरह, यहाँ पे काफ़ी मिलते थे. तो इन कंट्रीज़ से, ईस्टर्न कंट्रीज से खरीद के अरब ट्रेडर्स इनको महंगे दामों में यूरोप में बेचते थे. तो कौन कौन से आइटम्स की डिमांड बहुत थी यूरोप के मार्केट में उस टाइम पर? स्पाइसेस यानी मसालों की, टी, टेक्सटाइल्स यानी फैब्रिक की, इंडिगो यानी नील की, शुगर की, कॉफ़ी की, सॉल्ट पेटर एंड लग्जरी आइटम्स की. ठीक है. दीज आइटम्स वर कैरीड फ्रॉम इंडिया टू इजिप्ट वाया द रेड सी. तो इंडिया से इजिप्ट में ये आइटम्स ले आते थे रेड सी के द्वारा. ठीक है. The goods were sold to Italian merchants who then sold them all over the Europe. फिर इन सामान को बेचा जाता था इटालियन मर्चेंट्स को, जो व्यापारी होते थे इटली के, उनको ये सामान बेच देते थे और फिर ये पूरे यूरोप में ये सामान बेचा जाता था. तो हमेशा ये डायरेक्ट अपना कोई ट्रेड नहीं होता था. ईस्टर्न कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं था. उनको अरब ट्रेडर्स से होते हुए ही अपना सामान बेचना पड़ता था. Since Italians monopolized this trade, they become extremely rich. अब चूँकि इटालियन मर्चेंट्स इन सामानों को खरीदते थे सस्ते दामों में और फिर ये पूरे यूरोप में काफ़ी महंगे दामों में इन सामानों को बेचते थे, जिसकी वजह से एक समय पे इटालियन जो मर्चेंट्स थे बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए. Simultaneously, they also thought as to how to exclude the Arabs from the equation and trade with the Indian directly. अच्छा, साथ साथ में ये अमीर तो हो गए और इनका वो लालच भी आ गया कि अगर सपोज करो जब हम अरब के थ्रू ये सामान खरीदते हैं तो हम इतना मुनाफा, इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं. अगर किसी तरीके से हम ये सारे सामान इंडिया से डायरेक्टली खरीदने लगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन तो और कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा. इसकी वजह से इन्होंने यूरोपियंस को मोटिवेट किया कि इंडिया पहुंचने का एक नया ट्रेड रूट ढूंढना बहुत ज़रूरी है. पहले रेड सी से होते हुए जाते थे इंडिया से यूरोप. फिर इन्होंने बोला कि नहीं, इंडिया से यूरोप जब हम जाते हैं रेड सी के थ्रू तो हमको अरब ट्रेडर्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है. अगर किसी तरीके से हम ऐसा रास्ता ढूंढ लें जिससे इंडिया तक डायरेक्टली पहुँचा जाए बिना रेड सी के होते हुए, तो ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन को और बढ़ा देगा. इसकी वजह से फिर नए नए वॉयजेस हुए और इन्होंने यूरोपियन सेलर्स को मोटिवेट किया कि नया रास्ता ढूंढो इंडिया के लिए. Western Asia was inaccessible to the Europeans now that the Ottoman Turks had captured Constantinople. अब जो वेस्टर्न एशिया था वो यूरोपियंस के लिए inaccessible हो गया क्योंकि उस वक्त जो ऑटोमन टर्क्स थे इन्होंने पूरा कॉन्स्टेंटिनोपल में कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से यूरोपियंस के लिए अब ये जो रूट था वो खतरनाक हो गया था. द यूरोपियंस could not use the overland routes to travel to the east. और उसके अलावा जो ओवरलैंड रूट्स थे वो ईस्ट के में ट्रैवल करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी जान को खतरा था. राइट. The seaports in the eastern Mediterranean Sea were controlled by the Turks. उसी तरीके से जो मेडिटेरियन सी पर जो सी पोर्ट्स थे उन पर था टर्क्स का कब्जा. तो एक तरफ ऑटोमन का कब्जा था, दूसरी तरफ टर्क्स का कब्जा था. दे डिड नॉट अलाउ ईजी पैसेज टू द यूरोपियंस थ्रू दोज रूट्स. तो ये दोनों रूट्स में यूरोपियंस को जाना बहुत ही मुश्किल होने लगा क्योंकि इन दोनों का खतरा था, एक तरफ ऑटोमन्स का, एक तरफ टर्क्स का. तो ये उस टाइम के जो यूरोपियन के जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनके लिए ये रूट जो हो गए थे खतरनाक हो गए थे. इसके साथ साथ हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड द शिप्स वर ऑफन अटैक्ड एंड प्लंडर्ड. इसके अलावा काफ़ी हैवी टैक्स इन पे लगाए जाते थे और साथ साथ में ये लुटेरे जो होते थे इनके जहाज को और इनके माल को लूट लेते थे, इन पे हमला कर देते थे, इनको मार देते थे और सारा सामान लूट लेते थे. तो बहुत नुकसान होता था. दस दे हैड टू फाइंड अ न्यू सी रूट. इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, अब ये वाला रास्ता तो अवॉइड करना पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक हो गया है. एक तो पैसा भी ज़्यादा जाता है, ऊपर से जान माल का खतरा अलग रहता है. तो इन्होंने बोला कोई नया सी रूट ढूंढना पड़ेगा. इम्प्रूव साइंटिफिक नॉलेज एंड इन्वेंशन हेल्प द एक्सप्लोरर. उस टाइम तक साइंटिफिक नॉलेज काफ़ी
अच्छी हो गई थी। इससे एक्सप्लोरर्स को काफ़ी मदद मिली। इम्प्रूव मैप्स वर अवेलेबल, और अच्छे मैप्स उस वक्त टाइम तक अवेलेबल होने लगे, तो लोगों को मैप को स्टडी करना आ गया। कंपास भी उसी टाइम पे इन्वेंट हुआ था, तो डायरेक्शन, जो सेलर्स थे ना, उनको डायरेक्शन पता लगाने में भी काफ़ी सहूलियत हुई। इंस्ट्रूमेंट सच एज द क्वाड्रेंट, द एस्ट्रोलेब, द मरीनर्स कंपास एंड एडजस्टेबल सेल्स मेड सेलिंग एट सी सेफर। ये सारे जब चीज़ों का इन्वेंशन हुआ ना, आपका जो ये बता रहे हैं क्वाड्रेंट का, एस्ट्रोलेबल का, मरीनर्स कंपास का और एडजस्टेबल सेल्स का, इन सारे इन्वेंशन की वजह से जो सी का, जो समुद्र का सफ़र था, वो सेफ हो गया। ठीक है। गन्स एंड गन पाउडर वर यूज टू प्रोटेक्ट द शिप्स अगेंस्ट द अटैक्स बाय पायरेट्स। और ये लोग साथ साथ बारूद का इस्तेमाल करने लगे ताकि इन लुटेरों से अपने आप को ये बचा सकें। बंदूकों का इस्तेमाल करने लगे, बारूद का इस्तेमाल करने लगे ताकि ये अपने जहाज को और अपने आप को पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों से बचा सकें। रूलर्स एंड रिच मर्चेंट्स हु बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रेड फंडेड दीज एक्सपीडिशन। तो वो सारे राजा महाराजा और वो सारे व्यापारी जिनको इस व्यापार से फ़ायदा होता था, वो इस एक्सपीडिशन का सारा खर्चा उठाते थे। वो कहते थे कि बस तुम नया रास्ता ढूंढो, तुम्हारा जितना भी खर्चा आएगा इस चीज़ में, उसका खर्चे की जिम्मेदारी हमारी है ना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार हमको नया रास्ता पता चल गया इंडिया या ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ के लिए, तो हम बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे और ये सारा खर्चा तो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। इसलिए इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, यूरोपियंस को, कि आप नया रास्ता ढूंढिए। ठीक है। पोर्तुगीज ट्रेवलर्स वर द फर्स्ट एक्सप्लोरर्स टू इंडिया एंड फार ईस्ट। सबसे पहले पोर्तुगीज़ के ट्रेवलर्स आए जिन्होंने सबसे पहली बार इंडिया और फार ईस्ट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया। और दीज वर द एक्सपीडिशन टू द ईस्ट। तो ये फिर एक्सपीडिशंस हुए ईस्ट की तरफ। इस पिक्चर में 3 वो दिखा रहे हैं एक्सप्लोरर्स, वास्को द गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड अमेरिगो वेस्पुसी, राइट। तो इस तरीके से देखो, तो आप देख रहे हो पहले ना इस वाले रास्ते से जाते थे। तुम्हारे ये इंडिया है, इंडिया से ये यहाँ पे रेड सी से होते हुए फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में आते थे। लेकिन बाद में नया रूट जब आया तो नए रूट में वो यहाँ ना जाके फिर वो ऐसे जाने लगे। ठीक है, डायरेक्टली इस तरीके से इंडिया पहुँच गए। ठीक है। और एक इसी तरीके से ये साउथ अमेरिका का ये दूसरा रास्ता भी डिस्कवर हो गया। ठीक है, मैं बताऊँगी तो उसको समझाऊँगी अच्छे से। ठीक है। नाउ प्रिंस हैरी द नेविगेटर, प्रिंस हैरी द नेविगेटर वो पोर्टुगल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सप्लोरर। सबसे पहले जो एक्सप्लोरर था जिसने इस दिशा में काम किया वो था प्रिंस हैरी, जो पोर्टुगल का था। ही फाइनेंस्ड मैनी वेल प्लान एक्सपीडिशन एंड सेंट सेलर्स टू एक्सप्लोर द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। इन्होंने बहुत सारे एक्सपीडिशंस को फाइनेंस किया और बहुत सारे सेलर्स को अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा। तो सबसे पहले जो इसमें आए, इस एक्सपीडिशंस का खर्चा उठाने के लिए सबसे पहले जो आए वो प्रिंस हैरी थे, जो कि पोर्टुगल के एक नेविगेटर थे। इन्होंने बहुत सारे एक्सपीडिशन से खर्चा उठाया और इनका मेन मोटिव था कि अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट को एक्सप्लोर करना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। बार्थोलोम्यू डियाज रीच द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका इन 1488। फिर 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के सदर्न टिप में आ गए। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, अफ्रीका का सदर्न टिप क्या है, ये यहाँ पर ये पहुँच गए। ठीक है। Now, this southernmost tip of Africa was named the Cape of Good Hope. इसी टिप को क्या बोला गया? Cape of Good Hope. ठीक है, फिर से आप देखो, ये वाला जो सदर्न अफ्रीका है, इसका इस टिप को बोला गया Cape of Good Hope. ठीक है, इसको डिस्कवर किया किसने? बार्थोलोम्यू डियाज ने। फिर वास्को द गामा वॉज अ पोर्तुगीज सेलर हु फॉलो डियाज रूट एंड रीच द केप ऑफ गुड होप। फिर वास्को द गामा ने इन्हीं के रास्ते को फॉलो करते करते केप ऑफ गुड होप पहुंचे। यहाँ से फ्रॉम देयर ही एक्सप्लोर फर्दर एंड रीच कैलिकट इन इंडिया। यहाँ से ये आगे गए और इंडिया के कैलिकट पर तक पहुँचे और कैलिकट का खोज किया 1498 में। दिस ओपन द ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। और जैसे ही इंडिया की खोज हो गई कि हाँ, इन्होंने बोला कि हाँ, इसी रास्ते को फॉलो करते हुए पहले वो केप ऑफ गुड होप पहुँचे और फिर इसी से ये फर्दर गए और इन्हें इंडिया के कैलिकट पे लैंड हुए और इस तरीके से यूरोप और इंडिया के बीच में डायरेक्ट रास्ता इनको मिल गया। किसको मिला? वास्को दी गामा को। ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ से पहले यहाँ पहुँचे और फिर ये से और अपना एक्सपीडिशन को आगे किया और फिर ये कैलिकट पहुँचे। इस तरीके से जाते जाते कैलिकट पहुँचे। तो इस तरीके से इनको इंडिया से जाने के लिए अब ये वाला रास्ता ना लेके वो इस वाले रास्ते से ऐसे जाने लगे। ये रूट बड़ा तो था, लंबा तो था ये रूट, लेकिन ये रूट सेफ था। पहले कैसे जाते थे? पहले ऐसे 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 होते हुए जाते थे। तो यहाँ पे अरब ट्रेडर्स का उन लोगों को सामना करना पड़ता था जो कि खतरे वाला था। ठीक है, इस तरफ पर। नाउ
देयर वर सम ट्रैवलर्स हु सेट आउट टुवर्ड्स द ईस्ट बट एंडेड अप इन द वेस्ट। इसी तरह के उस टाइम पे कुछ और ट्रैवलर्स निकले, वो जाना तो चाहते थे ईस्ट, लेकिन वो गलती से वेस्ट की तरफ मुड़ गए। Christopher Columbus, an Italian living in Spain, set out to discover a route to Asia, but ended up in Americas in 1492. उसी लिस्ट में एक नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये निकले तो थे एशिया की तरफ जाने के लिए, लेकिन बीच में रास्ता भटक गए, और रास्ता भटक गया और ये एशिया की तरफ ना जाके उल्टे रास्ते में पहुंच गया, और इस तरीके से अमेरिका डिस्कवर हुआ 1492 में। तो अमेरिका को डिस्कवर किया है क्रिस्टोफर कोलंबस में, और इंडिया में सबसे पहले लैंड किया था वास्को द गामा ने। ठीक है, जो हमारा वास्को द गामा था वो पोर्तुगीज़ थे, और जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो इटालियन थे और स्पेन में रहते थे। फिर एक व्यक्ति थे अमेरिगो वेसुपुसी, ये सबसे पहले फिर अमेरिका में पहुँचे। ठीक है, डिस्कवर किया इन्होंने, लेकिन पहुँचे अमेरिका में पहुँचे कौन? अमेरिगो वेसुपुसी। पोर्तुगीज सेलर फर्डिनेंड मैगेलन वाज द फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। आपको पता है एक पोर्तुगीज सेलर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन। इन्होंने पूरी दुनिया का परिक्रमा लगाया था। ठीक है, समुद्र के रास्ते के द्वारा पूरी दुनिया में इन्होंने सेल किया है। फर्डिनेंड मैगेलन वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। ही सेट आउट इन 1519 विद अ फ्लीट ऑफ 5 फुली सप्लाइड शिप। 5 जहाज, 5 पूरी तरीके से फुली इक्विप्ड शिप के साथ ये 5 जहाज लेके निकले थे 1519 में। किंग चार्ल्स फर्स्ट ऑफ स्पेन गिव द एक्सप्लोरर एंड द एक्सपीडिशन हिज ब्लेसिंग। और इनको जो सारा खर्चा उठाया था इस एक्सपीडिशन का किंग चार्ल्स फर्स्ट ने उठाया था, और इन्होंने इन्हीं के उससे आदेश से ये लोग निकले थे। मैगलन विद हिज फ्लीट फर्स्ट रीच ब्राज़ील एंड देन डाउन टू द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका टू पेटागोनिया। सबसे पहले मैगलन की जो फ्लीट थी, मतलब पूरा जो साथी थे, वो कहाँ पहुँचे थे? ब्राज़ील में पहुँचे थे। फिर ये साउथ अमेरिका से होते हुए पैटागोनिया पहुँचे। मैगलन एंटर्ड अ स्ट्रेट इन 1520। फिर 1 साल के बाद ये स्ट्रेट में पहुँच गए, और जो कि आज स्ट्रेट ऑफ मैगलन कहलाता है, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। ही रीच द स्पाइस आइलैंड्स इन 1521, और फिर करीब 1521 में स्पाइस आइलैंड में पहुँचे, और इसलिए इनको पहला सर्कम नेविगेटर कहता है। मतलब इन्होंने समुद्र में ही पूरी परिक्रमा लगा ली, पूरा गोल इन्होंने राउंड कवर कर लिया। राइट नाउ, तो इस तरीके से आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों जो थे आपके क्रिस्टोफर कोलंबस, वो उनको जाना इस तरफ था, लेकिन वो रास्ता भटक गए, वो इस तरफ ना जाके वो इस तरफ गए और अमेरिका डिस्कवर हुआ। ठीक है, इस तरीके से। राइट नाउ, Reformation was important even in 16th century in Europe. It was a religious movement. Reformation एक religious movement था, मतलब धर्म के प्रति एक movement शुरू हुआ था, जो एक important point है यूरोपियन हिस्ट्री में। This was a response to the spirit of inquiry during the Renaissance. ये क्या हुआ? रिफॉर्मेशन में क्या होता है, लोगों में एक जागरूकता आ गई थी। हर चीज़ वो आंख बंद कर बिलीव करना बंद कर दिया था। कोई भी कुछ बोलता था ना, उनका क्वेश्चन होता था ऐसा क्यों। ठीक है, अंधविश्वास से वो लोग लॉजिकल रीजनिंग की तरफ आ गए थे। तो ये उसी का ही नतीजा था। एज यू रेड अबव द प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथलिक चर्च वर बीइंग क्वेश्चन एंड नॉट बीइंग एक्सेप्टेड ब्लाइंडली लाइक दे वर अर्लियर। एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले रोमन कैथलिक चर्च की तरफ से जो भी ऑर्डर्स आ जाते थे या जो भी स्टेटमेंट आ जाते थे, लोग आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन जब रेनेसेंस का दौर आया, तब लोगों ने कहा नहीं, ऐसे ब्लाइंडली फॉलो हम नहीं करेंगे। अगर कोई भी स्टेटमेंट आया है तो उसके बारे में सवाल उठते थे कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, कैसे, मतलब लॉजिकली उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था। द चर्च एज्यूम्ड ग्रेटर पावर ओवर द टाइम। धीरे धीरे ये जो चर्च था, रोमन कैथलिक चर्च था, इसकी पावर बहुत बढ़ते चले गए थे। इट गॉट इन्वॉल्व विद द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ यूरोप। यहाँ तक कि यूरोप की जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें भी इनका इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया था। बाय द 16th सेंचुरी द चर्च हैड बिकम रिच, और इतना पावरफुल हो गया था, काफ़ी पैसा, काफ़ी पावरफुल और काफ़ी करप्ट ये हो गया था। रिच, पावरफुल और करप्ट हो गया था उस टाइम तक रोमन कैथलिक चर्च। द चर्च बिगेन सेलिंग इंडल्जेंस। अब इन लोगों क्या करने लगे थे कि अगर किसी ने कोई पाप कर दिया है तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए उनको इंडल्जेंस खरीदने होते थे। तो जो अमीर व्यक्ति होता था वो तो इंडल्जेंस खरीद कर उसको लगता था हमने पाप अपने धो लिए, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता था वो इस गिल्ट में मर जाता था कि अरे भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है अपने पाप को धोने के लिए, मतलब इंडल्जेंसेस को खरीदने के लिए। अब कोई भी लॉजिकल आदमी ये समझ सकता है कि क्या हम पैसों से अपने पाप को धो सकते हैं? नहीं धो सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक कैथलिक चर्च वालों ने एक वो लगाया था, ये इंडल्जेंसेस बेचते थे, और अगर कोई ऐसा गिल्टी आता था जिसको अपने किए पे पछतावा होता था, तो वो कहते थे अगर आप ये इतने का खरीद लेंगे आप ये इंडल्जेंस, तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे। जैसे अभी हम लोग मानते हैं ना कि हम लोग ये गंगा में जाके डुबकी लगा आएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, तो इसी तरीके से इन्होंने भी इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट करी थी। इंडल्जेंसेस वर लेटर्स ऑफ पार्डन दैट वाज सेड टू एब्सॉल्व वन ऑफ द सिंस विदाउट हैविंग टू बी डू पेनेंस फॉर द सिंस।
तो इंडल्जेंस क्या थे, इंडल्जेंस लेटर थे जिसमें एक माफ़ी वाले लेटर होते थे, जो वो ये चर्च के जो फादर वगैरह होते थे वो ये बोलते थे कि अगर आपने ये इंडल्जेंसेस आपको मिल जाएगा तो आप बिना ही प्रायश्चित करे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। दिस meant that the rich could buy their way to into heaven while the poor could not। इससे तो साफ पता चलता है ना, जो अमीर व्यक्ति है वो तो इंडल्जेंसेस खरीद के अपने पाप से मुक्त हो सकता है, लेकिन जो गरीब है जिसके पास पैसे ही नहीं है इंडल्जेंसेस खरीदने का, तो इसका मतलब क्या, मतलब उसको अपने पाप भोगने पड़ेंगे। द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च वॉज इंक्रीज डे बाई डे। तो इस तरीके से ना बेतुकी बातें फैलाने लगे थे। क्या हम, अगर हमने कोई पाप किया है तो क्या कोई हमको माफ़ी माननामा हम क्या खरीद सकते हैं? प्रायश्चित करके तो हम उसका वो कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि हम पैसों से कुछ कर दें या कहीं पे पैसे दान कर दें जिससे हमारे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इस तरीके से ना फिर लोगों को ये सब बातें ना इलॉजिकल लगने लगी थी कि अरे अब तो ये लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, है ना। और साथ साथ में इन कैथलिक चर्चेस का ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़ने लगा था। दिस वॉज डिसलाइक्ड बाई सम रूलर्स एज दिस अंडरमाइन देयर ओन अथॉरिटी। ये चीज़ ना वहाँ उस समय के राजाओं को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तरीके से उनके राज्य करने के जो अधिकार है ना उसमें ये लोग इंटरफेयर करने लगे थे, ये चर्च के लोग बाग। तो फिर क्या ये लोग भी उसमें उसके उनके अगेंस्ट जाने लगे। पोप्स हेल्ड ग्रैंड कोर्ट्स एंड ऑफन इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। तो उस टाइम पे जो पोप्स वगैरह होते थे वो काफ़ी सारी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गए थे। The reformers condemned these corrupt practices of the church। जो रिफॉर्मर्स थे वो इन जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी चर्च के उसके खिलाफ थे। They said that the Bible and not the Pope was the supreme authority। उन्होंने बोला हमारे जो क्रिश्चियंस हैं उनकी सुप्रीम अथॉरिटी बाइबल है, पोप्स या फादर्स या बिशप्स नहीं हैं। दे अर्ज द पीपल टू रीड द बाइबल एंड फॉलो इट्स टीचिंग्स। उन्होंने बोला, लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप लोग खुद बाइबल पढ़िए और बाइबल में जो लिखा है उसको फॉलो करो, ना कि ये पोप ने जो बोला है उसको आप बिना सोचे समझे आप फॉलो करते चले जाओ। तो लोगों को इन्होंने बाइबल को रीड करने के लिए प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया कि आप लोग बाइबल रीड करके अपने आप स्वयं जान जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इससे आपको कोई भी गलत राय सलाह नहीं देगा और इस तरीके से जो करप्ट पोप या फादर वगैरह आ गए हैं उनसे हमको छुटकारा मिल पाएगा। ये रिफॉर्मर्स ने लोगों को जागरूक करना सीखा कि आप लोग खुद अपने ग्रंथ पढ़िए तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है, तो हमको किसी और की बातों में नहीं हम आएंगे। द पीपल हु चैलेंज द चर्च वर कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। तो इस तरीके से जो लोग चर्च के खिलाफ गए, ये रोमन कैथलिक चर्च के खिलाफ गए ना, तो ये जो रिफॉर्मर्स इन चर्च के खिलाफ गए तो इन्हीं को प्रोटेस्टेंट्स कहने लगे, क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट किया ना इस चर्च के खिलाफ, इन चर्च के लोगों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया, इसलिए इनको क्या बोलने लगे, प्रोटेस्टेंट्स। द प्रोटेस्टेंट्स ब्रोक away from Catholic Church and formed a new branch of Christianity called Protestantism। तो इन्होंने क्या किया, फिर कैथलिक चर्च से अपने आप को तोड़ लिया और इन्होंने एक क्रिश्चियनिटी की, जैसे आप मुस्लिम्स में एक सिया होते हैं एक सुन्नी होते हैं ना, इसी तरीके से क्रिश्चियंस में भी दो चीज़ हो गई, एक रोमन कैथलिक चर्च को फॉलो करते थे और दूसरे हो गए प्रोटेस्टेंटिज्म, जो प्रोटेस्टेंट्स के व्यूज़ को ज़्यादा मानते थे। द रिनाइसेंस हैड प्रोमोटेड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। रिनाइसेंस में से लोगों में ना इंक्वायरी करने की जागरूकता बढ़ी, लोग अब पूछताछ करने लगे थे ऐसा है तो ऐसा क्यों है, right? The Renaissance had promoted a spirit of inquiry. The printing press was also invented. This meant that the Bible could reach more people now. अब लोग इंक्वायरी करने लगे, उसी वक्त प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्वेंशन हो गया, तो बहुत सारी बाइबल छपने लगी और बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लगी, तो लोगों ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। Many people, including some rulers, translated the Bible from Latin to vernacular languages and circulated it among the masses। बहुत सारे उस जमाने के राजाओं ने बाइबल को ट्रांसलेट किया अपनी वर्नाकुलर भाषाओं में और अपनी जनता को बांटा, ताकि सारी आम जनता भी उस बाइबल में क्या लिखा है ये पढ़ सके और जागरूक हो सके। A German monk, Martin Luther, led the protest against the church and its corrupt practice। एक जर्मन मॉन्क थे, उनका नाम था मार्टिन ल्यूथर। उन्होंने चर्च का खुले तौर से विरोध किया और उसकी करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ समय समय पर आवाज़ उठाई। He wrote the 95 theses and pasted it on the church door at Wittenberg in 1517। इन्होंने क्या किया, 95 थीसिस लिखी और इन्होंने ये थीसिस लेके चिपका दी कहाँ पर, विटनबर्ग जो चर्च था उसकी मेन डोर पर 1517 में। उल्रिच ज्विंगली एंड जॉन कैल्विन पॉपुलराइज्ड रिफॉर्मेशन इन स्विट्जरलैंड। उसी तरीके से उल्रिच ज्विंगली थे और जॉन कैल्विन थे, उन्होंने स्विट्जरलैंड में रिफॉर्मेशन को पॉपुलर कर दिया। इंग्लैंड में जो रिफॉर्मेशन को पॉपुलर किया था वो थे हेनरी VIII।
ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखना। मार्टिन ल्यूथर का नाम आप याद रखना, ये पूछ लेते हैं, ठीक है, कि मार्टिन ल्यूथर ने क्या किया था। तो इन्होंने विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर इन्होंने 95 थीसिस इन्होंने पेस्ट कर दी थी, और जिसमें इन्होंने खुलकर चर्च की करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को बताया था। एज अ रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन द रोमन कैथलिक चर्च बिगिन द कैथलिक रिफॉर्मेशन विद इन द चर्च। अब जब बहुत ज़्यादा इनका विरोध होने लगा कैथलिक चर्चेस का, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी देखा कि नहीं भाई अब बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, तो फिर इन्होंने अपने कैथलिक चर्चेस में सुधार यानी कि रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू कर दी। The differences between the Protestants and Catholics continued well until 17th century। लेकिन इन लोगों के बीच का जो टसल था ना, वो काफ़ी 17th सेंचुरी तक चलता रहा। इन लोगों के जो बीच में आपस में जो वो डिफरेंसेस आ गए थे प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बीच में, ये 17th सेंचुरी तक कंटिन्यू रहे। मैनी यूरोपियंस गॉट टायर्ड ऑफ दीज डिस्प्यूट्स एंड लेफ्ट यूरोप टू सेटल इन अमेरिका। इस कंटिन्यूसली इस डिस्प्यूट्स की वजह से ना बहुत सारे यूरोपियंस जो हो गए थे वो परेशान हो गए, और इन्होंने यूरोप को छोड़ के अमेरिका में जाके सेटल हो गए, और सोचा कि हाँ अब यहाँ जाके हमको कुछ रिलीजियस फ्रीडम मिलेगी, हम जो चाहेंगे वो वाला धर्म हम फॉलो कर सकते हैं और अपनी तरीके से अपने धर्म को निभा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था रिफॉर्मेशन के बारे में, किस तरीके से धर्म में रिफॉर्मेशन आया, किस तरीके से लोगों की जो धारणाएँ थी वो बदली, और किस तरीके से रोमन कैथलिक चर्च के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी उस टाइम पे बहुत हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। यू रीड हाउ ट्रेड इंक्रीज ड्यूरिंग दिस टाइम। ग्रोइंग ट्रेड मेंट मोर गुड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्टर टाइम टू मीट द डिमांड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़ते हुए व्यापार की वजह से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ा ताकि कम समय पर हम ज़्यादा लोगों की डिमांड को फुलफिल कर सकें, राइट। डिमांड ऑफ द मार्केट, द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद द सप्लाई। एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो लोगों की डिमांड बढ़ गई थी, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। डोमेस्टिक सिस्टम जो था प्रोडक्शन का, वो उतनी ज़्यादा उससे कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहा था। डिमांड ज़्यादा हो रही थी, सप्लाई कम हो रही थी। द डोमेस्टिक सिस्टम of production involved the artisan procuring raw material from the merchants, making goods at home with bare hands or simple tools and selling the finished good to the merchants। एक्चुअली पहले जो डोमेस्टिक सिस्टम था प्रोडक्शन का, वो उसमें क्या था, जो कारीगर लोग थे वो कच्चा माल खरीदते थे व्यापारियों से, फिर अपने घर लेके जाके अपने हाथों से या सिंपल टूल से उसको तैयार करते थे और फिर ये मर्चेंट्स को बेचते थे। तो जब हाथ से कोई भी चीज़ हम बनाते, चाहे तो वो कपड़ा बना रहे हो या कोई बर्तन बना रहे हो या कोई औजार कुछ भी बना रहे हो, गहना वगैरह या मशीन वगैरह, तो वो उसमें क्या बहुत टाइम लगता था। सिंस दिस डिड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वाज रिक्वायर्ड। तो चूंकि क्या हो रहा था कि डिमांड खूब आ रही थी लेकिन उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हाथ से बनाने में टाइम बहुत लग रहा था। तो एक नया सिस्टम प्रोडक्शन का इजाद किया गया। दिस इज व्हेन द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन द 18th सेंचुरी। तो इसकी वजह से 18th सेंचुरी में फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ। जो चीज़ें हाथ से बनती थी पहले, फिर वो मशीनों द्वारा बनाने जाने लगी। पता चला पहले एक हफ्ते में एक कपड़ा बनता था, फिर पता चला एक दिन में हज़ारों वो तुम्हारा कपड़ा बनने लगा, मीटर कपड़ा बनने लगा, क्योंकि वो मशीनों को उस तरीके की मशीनें बनाई गई जिससे हाथ का काम आसान हो जाए। अंडर द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिच मर्चेंट सेटअप फैक्ट्रीज, इंस्टॉल न्यूली इन्वेंटेड मशीन्स, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द मार्केट एंड एम्प्लॉयड वर्कर्स ऑन वेजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड मशीन। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में मर्चेंट्स यानी व्यापारों ने फैक्ट्रीज खोली, उसमें नई नई मशीन इन्वेंट करी और वहाँ पे लगाई, रॉ मटेरियल लाए मार्केट से, काफ़ी सारे वर्कर्स को रखा वेजेस पे। मतलब हर वेजेस होता है जब आप हर दिन की दिहाड़ी उन्हें देते हो, मतलब एक दिन आपने काम किया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, मतलब मंथली ना पे करके हर दिन उनको पैसा देते हो कि आज का आपने दिन काम किया तो आपके इतने पैसे हुए, आपने अगले दिन काम किया तो फिर आपको पैसा मिलता था। इस तरीके से जो गुड्स प्रोड्यूस होने लगे मशीन्स में। तो फैक्ट्री सिस्टम में मशीन्स लगाई गई, उनमें वर्कर्स लगाए गए उन मशीनों में काम करने के लिए, और इन वर्कर्स को डे टू डे बेसिस पे पे करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, मतलब अब बड़े लेवल में काम होना शुरू हो गया। दस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ रैपिड सोशियल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस on Britain in the late 18th century and the early 19th century। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो पीरियड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोशल इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए ब्रिटेन में, ठीक है, लेट सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में। मतलब लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, जिसका असर वहाँ की सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में और टेक्नोलॉजिकल लाइफ में देखने को मिला।
द वर्ड रिवॉल्यूशन इंडिकेटेड अ रेडिकल चेंज। रिवॉल्यूशन मतलब एकदम से जो चेंज आता है ना, एकदम से जो बदलाव आता है, क्रांति जो होती है ना, वो हुआ इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से। हेंस द रेडिकल चेंजेस वाज फ्रॉम द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन टू द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि लोग बाग जो पहले डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था उससे शिफ्ट होकर वो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में चले गए। मतलब जो चीज़ पहले लोगों के वर्कर्स के घरों में बनती थी और कम मात्रा में बनती थी, अब वो फैक्ट्रीज में मास स्केल में प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। Did you know of an infamous group called Luddites destroyed the machine during the Industrial Revolution? एक ने इनफेमस ग्रुप था जिसको कहते हैं लडिडाइट्स। इन्होंने क्या किया था, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का विद्रोह किया था और काफ़ी सारी मशीनों को नष्ट कर दिया था। दिस ग्रुप कंप्राइज पीपल हु वर अगेंस्ट मैकेनाइजेशन बिकॉज दे रेंडर्ड द पीपल हु वर्कड एट होम यूजिंग सिंपल मशीन्स ऑब्सोलीट। क्योंकि उनका ये मानना था कि इन इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने से जो लोग घर में बैठ के काम करते हैं वो बेकार हो जाएंगे, उनको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने क्या किया था, इन मशीनों को नष्ट करना, तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया था, है ना। हमेशा डर आ जाता है कि कोई मशीन, जैसे जब कंप्यूटर आया या आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि आगे चल के हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। वो अगर कोई भी नई चीज़ आ रही है तो आप उसके साथ अपने आप को भी बदलो, ताकि आप समय के साथ कदम से कदम मिला के चल सको, ना कि आपका जो इन्वेंशन है आप उसको नष्ट करने लगो। आपको उसके नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, राइट। देयर वॉज एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंग्लैंड। उस वक्त इंग्लैंड में नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। जैसे कोयला मिलता था, आयरन मिलता था, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़रूरी था। इसकी वजह से इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी तरीके से फली फूली, क्योंकि बहुत आसान से तुम्हारी इंडस्ट्री चलती कैसे, कोयले से। और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा खपत क्या होते हैं, आयरन। दोनों बहुत ज़्यादा मिलता था इंग्लैंड में। Inventions of railway in England eased the transportation of both raw material and finished goods from one place to another. उसी टाइम पे इंग्लैंड में रेलवे लाइंस बिछ गई थी, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स को, फिनिश्ड गुड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो गया। बहुत फास्ट तरीके से और बहुत आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह पे ये सामान को ले जाने लगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा कम हो गया। विद द इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज कुड नाउ सेटअप विद ईज। अब चूंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रेलवे लाइन की वजह से बहुत अच्छा हो गया था, इसलिए बहुत आसानी से वो इंडस्ट्रीज कहीं पे भी सेटअप कर पा रहे थे। द इंग्लिश गवर्नमेंट प्रोमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स। जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, वो व्यापार को और कॉमर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी। इन लोगों को बहुत सारी ऐसी सहूलियतें दे रही थी ताकि ये बहुत आसानी से खुल के व्यापार कर सकें। द ट्रेडर्स वर अलाउड टू ट्रेड एज दे प्लीज। जैसे वो व्यापार करना चाहते थे, उनकी गवर्नमेंट उस वक्त उनको सपोर्ट कर रही थी। सर्फडोम हैड बीन एबॉलिश्ड इन 18th century। 18th सेंचुरी में सर्फडोम को एबॉलिश कर दिया। द पीपल वर फ्री एंड दे मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू द सिटीज़ लुकिंग फॉर जॉब। अब लोगों को ये आज़ादी मिल गई कि आप गांव से निकल के आप शहर में जा सकते हो जॉब्स ढूंढने के लिए। इस तरीके से शहर में फैक्ट्री ओनर्स के बहुत ही सस्ते दामों में चीप लेबर मिल गई। दिस इज हाउ चीप लेबर वॉज अवेलेबल टू द फैक्ट्री ओनर्स, है ना। क्योंकि गाँव का आदमी, जैसे अभी भी तो होता है ना, जो मुंबई दिल्ली वगैरह में जो फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, वो क्या गाँव का आदमी तो काम कर रहा है, क्योंकि गाँव का आदमी जो होता है वो सस्ते में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उनके तो गांव में उतना पैसा भी नहीं है। तो इस तरीके से फैक्ट्री ओनर्स को बड़ा फायदा हो गया, सस्ते में उनको लेबर मिल गई और उनका काम उनका चल गया। विद अ स्ट्रॉन्ग नेवी द ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉट टू एक्सपेंड जोग्राफिकल टेरिटरी। अच्छा, दूसरी तरफ इनकी नेवी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी नई चीज़ों को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया और इनकी जोग्राफिकल टेरिटरी को एक्सपैंड कर दिया। इस वजह से कॉलोनाइजेशन आ गया, है ना। इसी वजह से तो क्या हुआ था, इन्होंने अपने इंडिया में भी कब्जा कर लिया था। अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए तो इन्होंने किया था। इसी को कॉलोनाइजेशन कहते हैं। कॉलोनाइजेशन मतलब होता है कि किसी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेना, ठीक है। इंग्लैंड को नाउ प्रोक्योर रॉ मटेरियल एट चीप प्राइसेस फ्रॉम देयर कॉलोनीज। अब इन कॉलोनीज से ये लोग रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ते दामों में लेके आते थे और इन रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके इन्हीं कॉलोनीज को हाई प्राइसेस में बेचते थे। इंडिया के साथ भी तो यही करते थे लोग। क्या करते थे, हमारे यहाँ से जितने भी जो कच्चा माल है वो बड़े सस्ते में खरीद के ले आते थे, फिर यूरोप की फैक्ट्रीज में उसको कच्चे माल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे और फिर उसी को यहाँ पर इंडिया में लाके बड़े महंगे दामों में बेचते थे। तो इनको तो दोनों तरफ से मुनाफा होता था। वहाँ पे इनको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल गया और फिनिश प्रोडक्ट ये महंगे से महंगे में बेच रहे थे। और इनके फिनिश प्रोडक्ट के सामने जो हमारे जो कारीगर हाथ से चीज़ें बना रहे थे उसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये लोग इंडियंस जो थे वो सफ़र कर रहे थे, इंडियन ट्रेडर्स। The spread of scientific inquiry and improvement in the transport system, such as building of canals and the roads, helped England emerged as the first industrialized nation in the world। और इस तरीके से जब इनमें साइंटिफिक इंक्वायरी की स्प्रिट जागरूक हुई, इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ, तो इन्होंने बहुत सारे नहरें बनाई, रोड्स बनाई और जिसकी वजह से इंग्लैंड एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन की रूप में दुनिया में उभर के आया। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वो इंग्लैंड में हुआ।
इस वजह से, ठीक है। मेजर इन्वेंशंस क्या हुए, अ नंबर ऑफ इन्वेंशंस हेल्प्ड प्रोपेल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बहुत सारे इन्वेंशन इस टाइम पे हुए जिससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। वो क्या थे, लैंकाशायर एंड यॉर्कशायर वो द मेन सेंटर्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मेन सेंटर्स थे तुम्हारे लैंकाशायर और यॉर्कशायर में। दीज आर सम ऑफ द मेजर इन्वेंशन ऑफ द टाइम, सब उस टाइम पे क्या क्या इन्वेंशन हुए, जेम्स हेयर ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया, रिचर्ड ऑकराइट ने वाटर फ्रेम बनाया, सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया जैसे धागा को स्पिन करते हैं, एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम बनाया, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो पावर लूम्स होते हैं वो बनाए, जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाई, एली वाइटनी ने कॉटन गिन बनाया, इट सेपरेटेड कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड, तो जो कॉटन के बीज थे उससे फाइबर निकालने का काम करता था ये कॉटन गिन, ये एली वाइटनी ने बनाया था। द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टीम इंजन्स बाय जेम्स वॉट रिप्लेस वाटर एंड हॉर्स पावर इन मैनी इंडस्ट्रीज, तो स्टीम इंजन जो जेम्स वॉट ने बनाया उसकी वजह से क्या हुआ, वाटर को रिप्लेस किया एंड हॉर्स पावर इन मैनी इंडस्ट्रीज को उसको रिप्लेस कर दिया। जॉर्ज स्टेफेंसन इन्वेंटेड द स्टीम पावर लोकोमोटिव विच हेल्प ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जॉर्ज स्टेफेंसन ने क्या किया था, स्टीम से चलने वाले लोकोमोटिव्स बनाए जिससे रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और भी सस्ता हो गया, क्योंकि कोयले की भी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, वाटर की स्टीम बना और स्टीम से तुम्हारे इंजन चल रहे थे और गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर सीड ड्रिल एंड होर्स हो वर इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, उसी तरह के एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सीड ड्रिल और होर्स हो का जो इन्वेंशन हुआ था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे काम उनका आसान हो गया था और वही चीज़ फास्ट होने लगी थी। कोल माइनिंग वॉज रिवोल्यूशनाइज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन न्यू टेक्निक, उसी तरह कोयले की खदानों में भी नई टेक्निक्स डेवलप हुई जिसकी वजह से कोयला की खानों में काम करना बहुत आसान हो गया। ग्रेजुअली ऑल मेजर इंडस्ट्रीज केम टू बी अफेक्टेड बाय द इंडस्ट्री, इस तरीके से धीरे धीरे हर इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का असर देखने को मिला और सबकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्प्रेड फ्रॉम इंग्लैंड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड देन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर इंग्लैंड से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचा, जैसे कि यूरोप के बाकी कंट्रीज में पहुंचा, यूनाइटेड स्टेट्स में, जापान में और भी देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। उसी टाइम पे इंडिया में भी कुछ इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हो गई थी। इम्पैक्ट क्या हुआ, असर क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, पहला तो राइज ऑफ कैपिटलिज्म, बहुत सारा पैसा कमाया। फ्यूडल सिस्टम डिक्लाइन विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, जैसे जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया फ्यूडल सिस्टम का दौर कम होने लगा। A new system in which means of production was privately owned and operated for profit arose instead of the feudal system। अब क्या होने लगा कि गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, उनकी अपनी इंडस्ट्रीज होती थी, इसलिए उसमें जो खर्चा होता था वो उस पर्सन का होता था और तो प्रॉफिट भी उसका ही होता था। तो क्या हो गया था, इस तरीके से कैपिटलिज्म बढ़ने लगा था। दिस वॉज कॉल्ड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है, जब एक प्राइवेट प्लेयर के पास, जैसे सपोज करो जैसे रिलायंस है, वो एक प्राइवेट जो है अंबानी, उनकी कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी ही है, तो रिलायंस में जो भी प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, वो अंबानी का होगा, है ना। तो कैपिटलिज्म में भी ऐसे ही हो रहा था कि जिनकी इंडस्ट्री होती थी वो खर्चा भी वही उठाते थे, उसका प्रॉफिट भी फिर उन्हीं को मिलता था। न्यू सोशल क्लास डेवलप हो गई थी। टू न्यू सोशल क्लास इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दो क्लासेस क्रिएट हो गई थी। एक तो फैक्ट्री ओनर्स थे जिनकी फैक्ट्री हुआ करती थी और उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले दूसरे होते थे वर्कर्स। द फैक्ट्री ओनर्स दे ओन द फैक्ट्रीज एंड एम्प्लॉयड फैक्ट्री वर्कर्स ऑन वेजेस। दे सॉट टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द फैक्ट्रीज। फैक्ट्री ओनर्स वो होते थे जिनकी फैक्ट्रियाँ होती थी और वो अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स को रखते थे वेजेस में, मतलब डेली उनको पैसा पे करते थे और वो इन फैक्ट्रीज से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। दे कंट्रोल द कैपिटल और मनी एंड व्हाट देयरफॉर कॉल्ड कैपिटलिस्ट, क्योंकि वो पैसा उनके कंट्रोल में था ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में, इसलिए इन्हीं फैक्ट्री ओनर्स को कैपिटलिस्ट्स भी बोलने लगे। कैपिटल मतलब होता है पैसा, मनी को दूसरी भाषा में हम कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये कैपिटल में जो कंट्रोल था वो फैक्ट्री ओनर्स का था, इसलिए इनको कैपिटलिस्ट भी बोलने लगे थे। दे वर रिच एंड लेड लग्जूरियस लाइफ। ये बहुत ही अमीर थे और बहुत ही लग्जूरियस शानदार लाइफ जीते थे। जो वर्कर्स थे दे वर्क इन द फैक्ट्रीज ऑफ द कैपिटलिस्ट फॉर वेज। ये दिहाड़ी पर इन फैक्ट्री ओनर्स के यहाँ काम करते थे और लेकिन अधिकतर इनको ना एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता था और इनको बहुत सारी दिक्कतें होती थी अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए, क्योंकि तो मेहनत ये करते थे लेकिन पैसा कौन कमाता था, फैक्ट्री ओनर्स। इनको बहुत ही कम मतलब पे किया जाता था, जिसकी वजह से इनको तो मतलब इनका 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल होता था।
नाउ इमरजेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, और उसी तरह में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था तो लोग बाग गांव छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे थे, तो उस वक्त बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ डेवलप हुए हैं। फैक्ट्रीज वर बिल्ट फॉर कैपिटलिस्ट टू इंस्टॉल बिग मशीन्स, फैक्ट्रीज बनाई गई कैपिटलिस्ट के लिए ताकि वो बड़ी बड़ी मशीनें लगा सकें। द पीपल हु वर्कड एट होम यूजिंग सिंपल मशीन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कॉम्पीट विद दीज बिग मशीन्स। अब जो लोग घर बैठे जो काम कर रहे थे वो इन बड़ी बड़ी मशीन्स के आगे टिक नहीं पाए, फेल हो गए, क्योंकि मशीन 1 घंटे में हज़ारों चीज़ें बना रही थी, ये 10 दिन में एक चीज़ बना पा रहे थे, तो ये उनके सामने सर्वाइव नहीं कर पाए। दिस फोर्स देम टू लीव देयर होम्स एंड स्टार्ट वर्किंग इन फैक्ट्रीज, इसकी वजह से लोगों को मजबूर होकर अपने घर के काम बंद करके इन फैक्ट्रीज में काम करना पड़ा। दिस ऑफन meant that the people had to migrate from the countryside to the towns and cities, इसकी वजह से इन लोगों को अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ आना पड़ा। इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड सिटीज़ इमर्ज अराउंड दीज, तो जहाँ जहाँ ये फैक्ट्रीज होती थी उनके आसपास भी एक नगर बस जाता था, और ये माइग्रेंट्स जो होते थे जो अपना गांव छोड़ के इन फैक्ट्रीज में काम करते थे वो उसी इंडस्ट्री के आसपास जो शहर डेवलप हुआ है वहाँ पे जाके बस जाते थे। सिंस दीज माइग्रेंट्स नीडेड प्लेस टू लिव, क्योंकि उनको रहने की जगह तो चाहिए थी, तो वो ये वहीं फैक्ट्री के आसपास घर वर बना लेते थे और वहीं रहने लगते थे। फिर धीरे धीरे वहीं पे तुम्हारा दुकानें वगैरह बन जाती थी और रोज़मर्रा की चीज़ें मिलने लगती थी। मैनचेस्टर एंड लिवरपूल वर 2 सच इंडस्ट्रियल टाउन्स विच इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इसी समय पे मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसे टाउन डेवलप हुए थे, और क्योंकि मैनचेस्टर और लिवरपूल में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी तो बहुत सारे लोग गाँव छोड़ के इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने आ गए थे, और फिर वहीं पर एक शहर डेवलप हो गया था जिसको मैनचेस्टर और लिवरपूल बोलते हैं। इसी टाइम पे ग्रोथ ऑफ इंपेरियलिज्म हुआ। यूरोप पॉलिटिकली डोमिनेटेड द लेसर डेवलप्ड कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज टू सस्टेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सस्टेन करने के लिए यूरोप पॉलिटिकली डोमिनेट करने लगा एशियन कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को, अमेरिकन्स को, है ना। वो क्या करता था, उनसे सस्ते में माल खरीदता था और महंगे में अपने फिनिश प्रोडक्ट्स बेचता था। दीज कंट्रीज़ हेल्प प्रोवाइड ट्विन प्रॉब्लम्स फॉर द यूरोप, लेकिन जब इन कंट्रीज़ ने पे ये डिपेंडेंट हो गए तो यूरोपियंस के लिए 2 प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। दीज कंट्रीज़ हेल्प provide twin problems for the Europeans. The Europeans imported raw materials from these countries at low cost and also sold their finished goods in these market at high prices. तो ये लोगों के लिए 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इनका जो कच्चा माल होता था बहुत सस्ते में खरीद लेते थे और साथ में जो फिनिश प्रोडक्ट है उसे महंगा बेचते थे। तो ये दोनों तरफ से मार खा रहे थे ये जो कंट्रीज़ थी, है ना, क्योंकि अपना माल इनको सस्ते में बेचना पड़ता था और उनका माल इनको महंगे में खरीदना पड़ता था। डिड यू नो मैनचेस्टर वॉज कॉल्ड कॉटनोपोलिस ऑफ द वर्ल्ड? दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट हैज़ इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंटरनेशनली। जो मैनचेस्टर है उसको कॉटनोपोलिस भी बोलते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में इंटरनेशनली ये उभर के आया। मैनचेस्टर में बहुत बड़ी बड़ी कॉटन की टेक्सटाइल्स थी। इम्पैक्ट क्या हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का? इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ? इंडिया वॉज रिड्यूस टू ए मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। जब इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में हुआ तो इंडिया का रोल सिर्फ इतना हो गया कि सस्ते दामों में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है और महंगे दामों में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को खरीदना है। तो इंडिया और ज़्यादा गरीब होता चला गया। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज spearheaded by the artisans were crushed because the artisan could not compete with the cheap factory produced clothes। जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री थी जो ये कारीगर लोग चलाते थे वो तो फेल हो गई क्योंकि वो इस तरीके से फैक्ट्री प्रोड्यूस क्लोथ के सामने सर्वाइव ही नहीं कर पाई, क्योंकि जो फैक्ट्री से कपड़ा बन के आता था तो वो जल्दी बन के आता था, ज़्यादा तादाद में बन के आता था, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और सस्ते में मिलता था। तो जब सारी बेनिफिट हैं तो कोई क्यों हाथ से बना हुआ कपड़ा खरीदेगा, वो भी महंगे में, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, ये लोग बहुत बुरी तरीके से जो ट्रेडिशनल जो थी ना फैक्ट्रीज या जो सेटअप्स थे वो पूरी तरह से खराब नष्ट हो गए और जो आर्टिशंस थे वो पूरी तरह से फेल हो गए। डी अर्बनाइजेशन अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया की सफ़र करने लगी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग बस शहर जाके बस गए थे इंडिया में वो दोबारा अपने गाँव की तरफ लौटने लगे, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स ही नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इतना फॉरेन का माल आ रहा था कि लोग इंडियन कपड़ों की डिमांड ही कम हो गई थी। मुर्शिदाबाद, डेक्का, प्रेजेंट डे ढाका, सूरत, लखनऊ एंड मसूलीपट्टनम वर डेजर्टेड बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर हुआ, जिसकी वजह से जो ये शहर थे मुर्शिदाबाद, ढाका, सूरत, लखनऊ, मसूलीपट्टनम ये फिर से खाली हो गए। लोग इन शहरों को छोड़ के वापस गाँव की तरफ लौट गए क्योंकि इनमें जो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी उनमें काम धंधा चौपट हो चुका था इस यूरोपियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, अब एक नया चीज़ है इम्पेरियलिज्म।
Imperialism is the policy of extending political and economic control by a powerful country over a weak country. Imperialism मतलब होता है जब एक powerful country अपने से weak countries के ऊपर political control करने लगती है तो उसको imperialism कहते हैं. Imperialism gained momentum due to the industrial, क्योंकि industrial revolution की वजह से जो यूरोपियंस थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे. तो जो गरीब देश थे यानी कि एशियन कंट्रीज़ थी, अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, उनके ऊपर ये लोग क्या होने लगे थे, डोमिनेट करने लगे थे. और इन्होंने क्या किया था, हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लिया था और देश अपने हिसाब से ये चलाने लगे थे. द फैक्ट्रीज वर मास प्रोड्यूसिंग गुड्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इनकी फैक्ट्रीज में बड़े तादाद में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी. इनको मार्केट चाहिए थे, नए मार्केट इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, और इनको वो सोर्स भी चाहिए थे जहाँ पर रॉ मटेरियल ये चीप दामों में खरीद सकें. इसलिए इन्होंने एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ पे कब्जा करना शुरू कर दिया, क्योंकि एशिया और अफ्रीका की उस वक्त मिलिट्री पावर जो थी वीक थी, है, लेकिन इनमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत थे. तो इसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने इन कंट्रीज़ पे अपना कब्जा कर लिया ताकि इनको चीप में रॉ मटेरियल मिल सके और अपना फिनिश प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नए मार्केट मिल सकें. तो देखो क्या लिखा है, द फैक्ट्रीज वर मास प्रोड्यूसिंग गुड्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. दे नीडेड द मार्केट विद दीज गुड्स कुड बी सोल्ड. दे ऑल्सो नीडेड रिसोर्सेज फ्रॉम विच दे कुड गेट cheap raw materials. This is why they captured countries in Asia and Africa with which military weak बट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है ना, तो जो ये मिलिट्री वीक कंट्रीज थी इनमें इन्होंने कब्जा कर लिया ताकि इनको नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल सस्ते में मिल सके और ये अपना फिनिश प्रोडक्ट महंगे में बेच सकें. बाय द अर्ली 20th सेंचुरी ऑलमोस्ट द होल ऑफ द नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. तो अर्ली 20th सेंचुरीज तक जितना भी दुनिया का नॉन इंडस्ट्रियलाइज जो देश थे वो फ्यू इंडस्ट्रियलाइज देशों के कंट्रोल में आ गए. ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम एंड फ्रांस एंगेज्ड emerged एज अ प्रोमिनेंट कॉलोनियल पावर. तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी कंट्रीज थी, कौन से लोग थे, ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम और फ्रांस. इन्होंने बाकी की दुनिया पर अपना कंट्रोल कर रखा था. राइट. कॉजेज फॉर द राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म, क्या कारण थे, इम्पेरियलिज्म को क्यों बढ़ावा मिला. पहला तो पॉलिटिकल कॉज है. The weaker nations were colonized and political authority were exercised over them by the colonizer. जितने भी वीक नेशंस थे उनको इन्होंने इनके ऊपर अब कब्जा कर लिया तो उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी को और पूरी तरीके से अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी इन लोगों पर थोप रहे थे. उनका देश ये अपने हिसाब से चला रहे थे. दीज कॉलोनीज बिकेम स्टेटस सिंबल्स फॉर द इम्पेरियलिस्ट नेशन. ये इम्पेरियलिस्ट नेशंस के स्टेटस सिंबल बन के रह गए थे कि अरे फलानी कंट्री हमारे कंट्रोल में है, वो तो उस पर तो हमारा कब्जा है. राइट. और वो अच्छी तरीके से उन कॉलोनीज़ को वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे. सेकंड, इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे. द कॉलोनी सप्लाइड रॉ मटेरियल्स एट चीप रेट. इन कॉलोनीज से इनको रॉ मटेरियल बहुत सस्ते दामों में बन जाता था और फिनिश प्रोडक्ट्स इनके उसमें बहुत महंगे दामों में बिकता था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो बहुत ज़्यादा माल जो उनका तैयार हुआ था वो इन कॉलोनीज़ में डंप कर देते थे और वो बागों को इस चीज़ सस्ते में मिलती थी तो इन लोगों की चीज़ें खरीद लेते थे, जिससे उनका जो होम का जो प्रोडक्शन था वो सफ़र कर रहा था. The colonies supplied raw materials at cheap prices. They also became markets where the finished goods of the industrial revolution could be dumped by Europeans. Later cheap labours was also obtained from these colonies. Poor people were taken to the industrial towns and cities to work as a factory workers. अब तुम देख रहे हो चारों तरफ से मार पड़ रही है. एक तो रॉ मटेरियल सस्ते में खरीद रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट जबरदस्ती इनके यहाँ डंप कर दे रहे हैं, जो लेबर है वो भी सस्ते में इनको मिल जा रही है. इंडस्ट्रियल टाउन्स में ये गरीब लोगों को जबरदस्ती पकड़कर टाउन्स और सिटीज़ में अपने इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए ले जाते थे और बड़े सस्ते में इनसे काम करवाते थे. मिलिट्री कॉजेस क्या थे. द कॉलोनीज बिकेम सर्व्ड एज मिलिट्री बेसिस फॉर द नेवीज ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशंस. और जो कॉलोनीज थी, कहीं पे भी युद्ध होता था तो यहाँ ही के लोगों को पकड़ के ले जाते थे उन वॉर्स में लड़ाई करने के लिए. ठीक है. पीपल फ्रॉम द कॉलोनीज वर अपॉइंटेड टू सर्व इन द आर्मी. यहाँ के लोग मतलब पूरी तरीके से मतलब आर्मी में अगर जान जानी है तो वो इन्हीं कॉलोनीज़ के लोगों को ले जाते थे. जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो इंडिया के कितने सारे लोग गए थे इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के, जबकि लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि उस वक्त यूरोपियन से कब्जा था हमारे ऊपर तो उस वॉर में हिस्सा लेना पड़ा था इंडियंस को जबरदस्ती. द नेवल वेसल्स ऑफ द कॉलोनाइजर्स वर डॉक्ड इन द हार्बर्स ऑफ द कॉलोनीज. इनके जो नेवल वेसल्स होते थे वो इन्हीं के यहाँ पे आके इनको खड़ा कर दिया जाता था. ठीक, डॉक रहते थे और फिर जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो यहाँ से लोगों को ले जाते थे और वॉर में लड़ाई करने के लिए जबरदस्ती झोंक देते थे. सोशल कॉजेस क्या थे. द यूरोपियंस कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज सुपीरियर रेस. इनको हमेशा से घमंड था कि हम लोग चूंकि वाइट है इसलिए हम लोग ज़्यादा बेहतर हैं,
अपने आप को सुपीरियर मानते थे। दे कंसिडर इट देयर ड्यूटी टू सिविलाइज द कॉलोनाइज बिकॉज इन देयर ओपिनियन द कॉलोनाइज पीपल वर अनसिविलाइज एंड नीडेड हेल्प। ये मानते थे कि जो इनकी ये ड्यूटी है इन कॉलोनाइज पीपल को सिविलाइज करने के लिए, क्योंकि ये लोग अनपढ़ गंवार हैं और जब तक हम इनको नहीं गाइड करेंगे ये अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप को सुपीरियर मानते थे, इनको लगता था कि हम ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, हमको ज़्यादा अच्छे से जीने का तरीका आता है। ये लोग जो हैं ये लोग जाहिल गंवार हैं, इसलिए इनको जीने का तौर तरीका हम सिखाएंगे, है ना। दिस इज टर्म्ड द वाइट मैन्स बर्डन। तो ये अपने आप पर वाइट मैन्स बर्डन, इसको वाइट मैन्स बर्डन कहते थे, क्योंकि ये लोग गोरे लोग होते थे ना, तो ये गोरे लोग अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते थे और ये सोचते थे कि इनका जन्म सिद्ध अधिकार है ब्लैक्स के ऊपर राज करना, ठीक है। रिलीजियस कॉजेज भी थे। इम्पेरियलिज्म वॉज यूज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इम्पेरियलिज्म एक जरिया बना ताकि पूरी दुनिया में ये क्रिश्चियनिटी को फैला सकें, है ना। ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया में क्रिश्चियंस नहीं थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब ट्रेड करने आई तो धीरे धीरे इन्होंने ट्रेड तो किया ही, साथ साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज भी आई जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंडिया में बढ़ावा दिया और यहाँ के हिंदू मुस्लिमों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया, राइट। क्रिश्चियन मिशनरीज वर सेंट टू द कॉलोनीज टू प्रीच पीपल एंड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी। टेक्नोलॉजिकल कॉजेज क्या थे? इंप्रूव टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज हेल्प द कॉलोनाइजर्स स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन द कॉलोनीज। क्या हो रहा था उस वक्त, इनकी टेक्नोलॉजी और मेडिकल फैसिलिटी बहुत एडवांस हो गई थी, जिसकी वजह से इन कॉलोनाइजर्स की पोजीशन और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी इन कॉलोनीज़ के ऊपर, क्योंकि हर जगह से पैसा भी इनके पास था, मिलिट्री पावर भी इनके पास थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इनके पावर थी, टेक्नोलॉजिकल पावर्स भी इनके पास थी, तो ऑब्वियसली ना ये पावरफुल हो ही जाएंगे। They discovered quinine and helped them survive the tropical disease in the colonies। इन्होंने क्विनीन दवाई की खोज कर दी थी, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में होने वाली बीमारियों से ये बच सके थे, है ना। मच्छर से अधिकतर बीमारियां होती हैं ना अपने इंडिया और एशियन कंट्रीज़ में, तो चूँकि क्विनीन की दवाई इनको पता चल गई थी, जिसकी वजह से ये लोग को अपनी जान का खतरा भी अब नहीं था। स्टीम बोट एंड टेलीग्राफ हेल्प देम कम्युनिकेट विथ ईच अदर रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसी वक्त स्टीम बोट का इन्वेंशन हुआ तो बड़े आराम से यहाँ से वहाँ वो समुद्र के द्वारा जाने लगे। साथ में टेलीग्राफ सिस्टम भी आ गया, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन भी क्विक होने लगा और इनका एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चलने लगा। अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनीज वर सीवियर। बहुत बुरी तरीके से ये कॉलोनीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है। अपना भंडार तो भरते चले जा रहे थे और बाकी कॉलोनीज़ को ये गरीब करते जा रहे थे। तो कॉलोनाइजर डिस्ट्रॉयड द लोकल इंडस्ट्रीज ऑफ द कॉलोनाइज कंट्री बिकॉज दोज इंडस्ट्री कुड नॉट compete with the low prices of the mass produced goods that were being brought from Europe to sold in the colonies। इन कॉलोनाइजर्स ने बुरी तरीके से कॉलोनाइज कंट्रीज के व्यापार को चौपट कर दिया था, क्योंकि ये लोग अपने यहाँ का फिनिश प्रोडक्ट आके इन कॉलोनीज में बेचते थे, जो कि सस्ता था और ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से इनकी जो डोमेस्टिक जो फैक्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। मोर ओवर द रॉ मटेरियल वॉज बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूरोप। इसके अलावा ये यहाँ का कच्चा माल बड़े सस्ते में यूरोप में ले जाते थे। A case in point was Burma, present-day Myanmar. The British exploited Burma for her resources and also granted themselves the exclusive right to sell the manufactured products that Burma needed। इन्होंने क्या किया था? बर्मा का एक एग्जाम्पल इन्होंने देते जो आज की डेट में म्यांमार कहलाता है। वो क्या करते थे? इन्होंने कहा था कि बर्मा के जितना भी रिसोर्सेज हैं उसमें इन्हीं का एक्सक्लूसिव राइट है, मतलब बर्मा के जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको खरीदने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इनके पास है, और जितना भी बर्मा को जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट चाहिए होगा वो सिर्फ हम प्रोवाइड करेंगे, बर्मा वो कहीं और से प्रोक्योर नहीं कर सकता है। समझ रहे? मतलब ज़बरदस्ती में तुमको हमारा ही माल खरीदना पड़ेगा, तुम किसी और का नहीं खरीद सकते हो। Another example is of India where the textile industry suffered greatly because of the measures introduced by the colonizers। और बर्मा के अलावा दूसरा तो हम इंडिया के बारे में जानते ही हैं, जो बुरी तरीके से इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से सफ़र हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो बुरी तरह से तबाह हो गई थी इन कॉलोनाइजर्स की वजह से। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर द कॉलोनाइजर्स फोर्स्ड द कॉलोनीज टू ग्रो ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक क्रॉप्स। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के भी केस में ये लोग हमारे फार्मर्स को वो करने लगे, प्रेशराइज करने लगे कि आपको यही क्रॉप उगाना है। मतलब हम लोग क्रॉप्स भी अपने मनमर्जी की नहीं उगा सकते थे। फसल, खेत हमारे, मेहनत हमारी, लेकिन फसल कौन सा उगाएंगे? जिसकी डिमांड यूरोप में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यूबा वॉज फोर्स टू प्रोड्यूस शुगर। जैसे क्यूबा को बोला कि आपके खेतों में तो शुगर ही उगेगी। इंडिया टू वॉज फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स ओनली। इंडिया को भी जो कैश क्रॉप्स ज़्यादा उगाने के लिए बोलते थे, क्योंकि कैश क्रॉप्स तुम्हारे दूसरे देशों में हायर प्राइजेस पे बेचे जा सकते थे। तो इंडिया में जो था, तो इंडिया में के लोग भूखों तो मर रहे थे, लेकिन उनके खेतों में क्या लगा हुआ था? जूट, शुगर केन या इंडिगो, जिसकी डिमांड, या टी, कॉफ़ी, जिसकी डिमांड फॉरेन के मार्केट्स में ज़्यादा थी और इन यूरोपियंस को ज़्यादा पैसा मिलता था। तो कॉलोनीज वर पॉलिटिकली सबड्यूड एज वेल।
और इस तरीके से इनको पूरी तरीके से पॉलिटिकली भी इनको बहुत ज़्यादा वीक कर दिया था क्योंकि पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल इन्हीं लोगों ने ले लिया था। तो कॉलोनाइजर्स वर नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो कॉलोनाइजर्स थे उनको किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन लेने की कोई भी पावर नहीं थी। दे कुड नॉट इवन ऑक्यूपाई हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यहाँ तक कि ये अपना सर ना उठा सके इसलिए इनको कोई भी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं दी जाती थी। छोटी मोटी जॉब्स पे ही इनको रखा जाता था ताकि ये कभी इतने मजबूत ना हो सके कि हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सकें। तो कॉलोनाइजर वर एट द मर्सी ऑफ द कॉलोनाइजर्स। जो कॉलोनीज थी वो इन्हीं की कॉलोनाइजर्स के रहमो करम पर थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर दिया है और ये टॉपिक को मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। एक बार आप मेरा पार्ट 1 देखिएगा और पार्ट 2 देखिएगा तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है चैप्टर नंबर 1 ICSE क्लास 8 हिस्ट्री की बुक से। थैंक यू।